हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो आपकी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है उसके लिए आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो चैप्टर वाइज देखेंगे हम कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस है वो हमने निकाले हैं जो मोस्टली पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में भी और आपके सैम्पल पेपर में भी आए, क्वेश्चन बैंक में भी दिए गए। तो वो सब देख के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैंने निकाले हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कोई भी स्टडी स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो ये क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे ना तो पासिंग से ज़्यादा ही मार्क्स आएंगे उनके। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखने वाले हम जो आपका पहला लेसन है केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। तो उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका जो आ सकता है और मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड पे वो क्वेश्चन आएगा। जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप्स हमने देखे थे, लाइक फर्स्ट जो आपका था आयोनिक सॉलिड, देन नेक्स्ट था आपका मेटालिक सॉलिड, देन नेक्स्ट था मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड देन नेक्स्ट था कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो ये जो 4 टाइप्स हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के देखे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर 4 टाइप्स आप कर लोगे तो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा पूरा। और उसके बेसिस पे आपको अगर 4 टाइप्स में से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप इजीली लिख सकते हो। तो ये 4 टाइप जो है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो करके रखना, आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते जो पूछा जाता है और मोस्टली इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन को, वो है आपका व्हाट इज यूनिट सेल एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखना। देन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो आपके एससी, बीसी, सिंपल सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, देन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। उसको आप बेस सेंटर भी बोलते हैं लास्ट वाले को। तो ये जो आपके यूनिट सेल के टाइप्स है ये भी करके रखना। यूनिट सेल की डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके टाइप्स मेंशन करना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द क्यूबिक यूनिट सेल। तो वैसे ही जाना, सबसे पहले सिंपल सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें देखा था हमने 1/8 उसका कंट्रीब्यूशन होता है। देन 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ रहे थे हमारे एचसी में, वो थे 1 पार्टिकल आ रहा था। देन बीसीसी का कंसेप्ट देखा था हमने। बीसीसी के कंसेप्ट में क्या था, 1/8 का कंट्रीब्यूशन था, 8 कॉर्नर्स थे, देन प्लस एक सेंटर में प्रेजेंट था तो वो आ गया 1, तो 1 + 1 यहाँ पे हो गए 2। देन फेस सेंटर के बारे में अगर हम देखें, नंबर ऑफ जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो कितने आ रहे हैं फेस सेंटर में, तो वो देखे थे हमने। अगेन वैसा ही कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, 8 कॉर्नर्स पे प्लस 6 फेसेस थे इंटू 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो ऐसे करके ये आ रहे थे आपके 4 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होंगे एचसी, बीसीसी एंड एचसीसी। सिंपल सेंटर के, बेस से बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ, यूनिट सेल ऑफ एज लेंथ। तो उसकी क्या आएगी, फॉर्मूला कैसा आएगा, रिलेशनशिप कैसा है। तो देन नेक्स्ट देखते हैं मोलर मास। मोलर मास के कंसेप्ट में क्या आएगा, कैपिटल M, देन डेंसिटी लाइक दिस, डेंसिटी आ गई। देन एज लेंथ, तो एज लेंथ यहाँ पे आ गई। देन ये आएगा Na एंड देन N, ठीक है। ये हो गई आपकी डेंसिटी, ये हो गया आपका मोल, ये हो गया आपका मोलर मास, ये हो गई एज लेंथ एंड ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो रिलेशनशिप है उसका जो पूरा कंसेप्ट है वो क्वेश्चन आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, उसकी पूरी रिलेशनशिप कैसी आती और लास्ट में ये जो इक्वेशन है वो कैसे मिलता है वो पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ेगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है और इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते पैकिंग इफिशियंसी के बारे में। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखना, देन उसका फॉर्मूला लिखना। सिंपल सी बात है, पैकिंग डेफिशिएंसी में उसकी डेफिनेशन को मार्क्स है, देन नेक्स्ट उसके फॉर्मूला को मार्क्स है। फॉर्मूला कैसा आएगा फिर उसका, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड
बाय पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स इन यूनिट सेल अपॉन, देन नेक्स्ट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, यहाँ पे आ जाएगा 100 इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका पैकिंग इफिशियंसी का। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका अगेन पैकिंग इफिशियंसी के बेसिस पे, ये वो कैसा है, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल इन HC, BCC, FCC। तो यहाँ पे 4 स्टेप्स आएंगे, हर एक के अंदर आपके 4 स्टेप्स आएंगे और वो 4 स्टेप्स आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक स्टेप 1 जो HC में आएगी, BCC में, BCC अगर वहाँ पे देखें आप तो वहाँ पे भी वही स्टेप्स आपको दिखेंगी एंड FCC में भी वही स्टेप्स दिखेंगी। तो पहली स्टेप जो होती है आपकी वो है आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। देन स्टेप सेकेंड अगर हम देखें तो वो होती है आपकी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देन थर्ड स्टेप होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्थ जो स्टेप है आपकी वो है पैकिंग इफिशियंसी की। ये लिखना मस्ट है आपका एग्जाम में, पैकिंग इफिशियंसी। ठीक है, HCC के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो BCC के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो FCC के बारे में पूछा जाएगा। एक साथ ये क्वेश्चन नहीं आएगा। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ मेटल क्रिस्टल में एक तो आपको HC के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो आपको BCC के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो FCC के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ये जो दो है HC एंड BC, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और FCC के ऊपर भी आए लेकिन कम है, लेकिन ये दो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैकिंग इफिशियंसी का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या आता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर का जो कंसेप्ट है आपका वो आप इजी वे से भी कर सकते हो विदाउट थ्योरी मेंशनिंग। लाइक जो आपका टेबल नंबर आपको आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 1.4 टेबल नंबर दिया है आपको, पेज नंबर 14 पे वो मेंशन किया है। तो अगर वो जो टेबल आप कर लोगे 1.4 पे जो दिया है आपको, जो मेंशन किया है पेज नंबर 14 पे, तो वो कोऑर्डिनेशन का टेबल आप कर लोगे, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग इफिशियंसी मेंशन किए, अगर वो भी कर लोगे तो आपका ये कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी वे से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा थ्योरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो चार्ट भी अगर आप कर लोगे, वो टेबल भी अगर आप कर लोगे 1.4 वाला, तो इसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। अभी पॉइंट डिफेक्ट ये बहुत बड़ा टॉपिक है। पॉइंट डिफेक्ट में आपके 3 टाइप्स आएंगे, तो तीनों टाइप्स भी आपको करने पड़ेंगे और उसके जो सब टाइप्स है वो भी आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि पॉइंट डिफेक्ट में किसी भी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पॉइंट डिफेक्ट का पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किसी भी डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि यही आएगा वही आएगा, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन डिफेक्ट के बारे में आपको क्वेश्चंस आते ही आते, डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते। फिर आप स्टोइकोमेट्रिक, देन नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी तीनों आपको करने पड़ेंगे, फिर तीनों के सब टाइप्स भी आपको करने पड़ेंगे। तो ये था आपका पॉइंट डिफेक्ट का कंसेप्ट। देन नेक्स्ट डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन, पैरामैग्नेटिक की डेफिनेशन एंड फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछी जाती है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया कंसेप्ट। ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस हमने निकाले थे, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ इन 9 क्वेश्चन के साथ साथ और कुछ डेफिनेशन से जो पूछी जाती है, अब उसको इम्पॉर्टेंट कम है लेकिन वो आ सकती है, तो वो भी ध्यान में रखना। लाइक क्रिस्टल की डेफिनेशन, लैटिस की डेफिनेशन आ सकती है, सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन आ सकती है, कंडक्टर मतलब क्या है उसकी डेफिनेशन आ सकती है, और इंसुलेटर की डेफिनेशन आ सकती है। तो ये जो 5 डेफिनेशन है ये भी करके रखना। फिर सॉलिड स्टेट पे जो आपको मार्क्स होंगे, सॉलिड स्टेट के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा, फिर सॉलिड स्टेट में आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। ये बहुत ईजी लेसन है, तो इसको मत छोड़ना। इसके जो पूरे क्वेश्चंस हमने कवर किए वो आप भी कवर करना, बहुत इजी वैसे, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा डिटेल में। वो जो हमने पहला क्वेश्चन भी देखा लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके जो 4 टाइप्स है, तो ऐसा नहीं है जो आपको लाइक टेक्स्ट बुक में दिया है पूरी थ्योरेटिकल पैटर्न में दिया है वैसा नहीं किया तो भी चलेगा। आपको जो पेज नंबर 5 पे आपको एक चार्ट दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, अगर वो चार्ट भी आप कर लोगे ना तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका जो पार्ट था, जो कंसेप्ट था, वो क्लियर हो जाएगा। वो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी थ्योरी करने की वजह
जो आयोनिक है, मेटालिक है, मॉलिक्यूलर है, कोवैलेंट है, तो इन सबकी अगर थ्योरी नहीं भी की तो भी चलेगा, वो चार्ट भी कर लिया तो भी आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और उस कंसेप्ट के ऊपर आप उसकी थ्योरी मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट। सो देन नेक्स्ट लेसन पे देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो गाइज नेक्स्ट देखना है हमें सेकंड लेसन के बारे में कि सेकंड लेसन में कौन कौन से एमसीक्यूज जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सॉल्यूशन में वो आज हम यहाँ पे देखने वाले, और इसी में से आपको जो आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाली इसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फटाफट। जो पहला क्वेश्चन है आपका स्टेट हेनरीज लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। स्टेट हेनरीज लॉ, लाइक वहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा, हेनरीज का इक्वेशन होगा वहाँ पे, लाइक KH विच इज इक्वल टू S अपॉन P, मतलब सोल्यूबिलिटी होगी, S मतलब होगा आपका सोल्यूबिलिटी का, देन P मतलब होगा आपका प्रेशर का। ठीक है, सोल्यूबिलिटी अपॉन प्रेशर, ये आ जाएगा आपका हेनरीज कांस्टेंट में, हेनरीज लॉ है, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट रॉल्ड्स लॉ। रॉल्ड्स लॉ में क्या आएगा वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देन उसमें क्या होगा, P सोल्यूशन विच, ऐसे कुछ इक्वेशन आपको मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि हम अगर हम डिटेल में देखेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो क्रिएट हो जाएगा भाई, इसीलिए हम शॉर्ट में देखेंगे कि इसमें क्या आ सकता है। ठीक है, P सॉल्यूशन, इसका मतलब देन यहाँ पे आ जाएगा आपका X सॉल्वेंट इनटू P सॉल्वेंट। ठीक है, ये हम ऐसा मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, P सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू दी X सॉल्वेंट इनटू P सॉल्वेंट। तो P का मतलब क्या होगा भाई आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू X सॉल्वेंट, मतलब है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू P सॉल्यूशन, अगेन मतलब क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा इक्वेशन आपको रोल्स लॉ में मिलेगा, वो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। देन चलते थर्ड क्वेश्चन पे कि और सॉल्यूशन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। तो ये है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डिस्टिंग्विश के बारे में। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब आपको डिफरेंस बिटवीन करना पड़ेगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल जो आपका सॉल्यूशन होगा उसके बीच आपको डिफरेंस बिटवीन करना होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन करना है, और ये जो पॉइंट है ये आपके पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिए। आपको सिर्फ उसको कंपैरेटिव फॉर्म में करके लिखना है क्योंकि अच्छा लगेगा और एग्जाम में अगर आप वैसे फॉर्म में लिखोगे तो। ठीक है, तो आपको इस पे बेसिस क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ ये आपका डिफाइन है, डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन आपको लिखनी है एंड उसके टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो टाइप्स कैसे आएंगे, उसके 4 टाइप्स आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। जो पहला होता है आपका वो है लाइक वेपर प्रेशर लोअरिंग, देन नेक्स्ट आएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देन नेक्स्ट होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन, एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको देखनी है और ये उसके टाइप से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइप से एंड उसके डेफिनेशन, ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आएगा आपका, इट इज द रेशियो ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि इसमें क्या कंसेप्ट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में रेशो मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ शॉर्ट में आपको ऐसा नहीं लिखना है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, लेकिन आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है भाई, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशंस का क्वेश्चन है। ये जो डेफिनेशंस हमने यहाँ पे मेंशन किए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सॉल्यूशन का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसमें ये डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें आएगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, देन ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक की जो डेफिनेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर डेफिनेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया डेफिनेशन का टॉपिक। नेक्स्ट देखते हैं हम वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर, इसको आई फैक्टर भी बोलते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा शॉर्ट में वो बताती हूँ मैं। इसमें आएगा आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेशो आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट solution upon colligative property of non electrolyte solution. Okay, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये वॉन्ट्स ऑफ में आपको दिखेगा। इसका कंसेप्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो आपके दो क्वेश्चन है ये मोलर मास के ऊपर डिपेंड है। ये क्वेश्चन है लाइक मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वेपर प्रेशर लोअरिंग, ये आपको एक्सप्लेन करना है, एंड मोलर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन। मतलब जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट इन टर्म्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये थे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन सॉल्यूशंस। अभी हम यहाँ पे थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं और न्यूमेरिकल्स का जो आपका टॉपिक होगा, तो न्यूमेरिकल्स के जो मोस्ट क्वेश्चंस है आपके वो आपके क्वेश्चन बैंक से आते हैं। तो क्वेश्चन बैंक जो होगी वो एमसीक्यूज के लिए एंड न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी तरह से पढ़ना, ताकि उसके आप न्यूमेरिकल का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा एंड जो आपके एमसीक्यूज होंगे उसका भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक पे भी फोकस करना, ठीक है। तो ये थे सॉल्यूशंस के ऊपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट देखते थर्ड जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, उसके बेसिस पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज थर्ड लेसन में देखते हैं। अभी थर्ड लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्या क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए थर्ड लेसन देखते हैं हमारा आयोनिक इक्विलिब्रिया, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो मीनिंग होता है वो देखो क्या है, शॉर्ट में देखेंगे हम, आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करना है एग्जाम में ताकि आपको फुल मार्क्स आए, ठीक है। हम यहाँ पे शॉर्टकट में देखने वाले कि इसका मतलब आप क्या ले सकते हो। तो ये एक्सप्लेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या लेते हैं हम, वो एक रेशो होता है। रेशो किसका होता है, वो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, ये उसका फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिसोसिएट का मीनिंग होता है मतलब वो अलग अलग हो रहे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। उसमें और एक फॉर्मूला आता है लाइक परसेंट डिसोसिएशन का। ये जो फॉर्मूला आएगा उसमें लाइक दिस परसेंट डिसोसिएशन। तो परसेंट डिसोसिएशन में क्या ले सकते हैं हम, ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसको आप ऐसे मेंशन करते हो, इस सिंबल से मेंशन करते हो, और परसेंट है इसलिए आप क्या लोगे 100। तो ये आ जाएगा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना, फिर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एसिड बेस थ्योरीज। ये जो क्वेश्चन है अभी एसिड बेस थ्योरीज का, इसमें आपको 3 थ्योरीज मेंशन किए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। तो पहली थ्योरी है आपकी अरेनियस थ्योरी, अरेनियस। देन नेक्स्ट है आपकी लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी एंड थर्ड है आपकी लेविस थ्योरी, ठीक है। ये 3 थ्योरीज आपको मेंशन की है, अरेनियस थ्योरी, लोरी ब्राउनस्टेड थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। ये एसिड बेस थ्योरीज है। एसिड बेस थ्योरीज में आपको 3 थ्योरीज मेंशन करके दिए, अरेनियस, लोरी ब्राउनस्टेड एंड लेविस थ्योरी। ये एसिड बेस की डेफिनेशंस देते हैं और उसमें कुछ रिएक्शंस है वो आपको डिटेल में करना होगा। और इस टॉपिक पे और एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, लाइक
क्लासीफाई करना होता है आपको। कुछ एसिड कंपाउंड दिए होंगे, कुछ बेस कंपाउंड दिए होंगे, फिर आपको उसमें से क्लासीफाई करना होगा कि कौन सा एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वाला वीक एसिड है, वीक बेस है। ये आपको क्लासीफाई करना होगा, एनालाइज करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं एसिड बेस थेरीज में। फिर ये 3 जो थेरीज है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरीज है इस लेसन में। जो आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम है इसमें एसिड बेस थेरीज वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी थेरीज, कोई भी एक थेरी आपको एग्जाम में आ सकती है। अरेनियस थेरी आ सकती है, या लोरी ब्राउनस्टेड थेरी आ सकती है, या लेविस थेरी आ सकती है। तीनों में से कौन सी भी थेरी आपको एग्जाम में आ सकती है। तीनों के तीनों आ जाएंगे वैसा नहीं होता, तीनों में से कोई भी एक आ सकती है। देन नेक्स्ट चलते ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में क्या होता है? ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये आपके पेज नंबर, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दिया है। उसमें आपको 2 पार्ट्स दिए, ए एंड बी पार्ट दिया है, लाइक वीक एसिड एंड वीक बेस। ये पार्ट आपको मेंशन किया है ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। पेज नंबर 49 देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। देन नेक्स्ट चलते बफर सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, मतलब बफर सॉल्यूशन के टाइप्स एंड एप्लीकेशन, बफर सॉल्यूशन के एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है भाई। बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन का मीनिंग लिखो, फिर उसके टाइप्स लिखो। बफर सॉल्यूशन के टाइप्स आते लाइक एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब अभी बफर सॉल्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, लाइक एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। देन नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसका यूज़ होता है, बायोकेमिकल्स में उसका यूज़ होता है। तो वहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए होंगे, फिर आपको उसका यूज़ लिखना होगा। ठीक है, ये आएगा बफर सॉल्यूशन के क्वेश्चन में। उसकी डेफिनेशन लिखो बफर सॉल्यूशन की, फिर उसके टाइप्स लिखो। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जाओ उसके। तो ये हो गया आपका बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से गाइज, यहाँ पे फोकस करना। ठीक है, तो ये हो गया बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, डेफिनेशन पूछी आपको पीएच की, पीओएच की। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिखना, पीएच की डेफिनेशन फिर पीओएच की डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। पीएच एंड पीओएच में कौन सा रिलेशनशिप है वो आपको मेंशन करना होगा। लाइक दिस, उसमें क्या रिलेशनशिप होता है, पीएच प्लस POH विच इज इक्वल टू दी 40, ये उसका रिलेशनशिप है। फिर इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा कि ये 14 कहाँ से आया। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट लेना होगा वाटर का और उसके थ्रू आपको उसको एक्सप्लेन करना होगा इस रिलेशनशिप को। पीएच प्लस POH आपका 14 कैसे आता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसकी डेफिनेशन लिख लो पीएच POH की, देन रिलेशनशिप मेंशन करना कि 14 कैसे आया है। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट लेके वाटर का। नेक्स्ट चलते एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट को एक और नाम है हमारे पास, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बोलते हैं हम उसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो फिर इसके भी हमें 4 टाइप्स में डिवाइडेशन दिया है। उस 4 टाइप से आप उसका पता कर सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से दे सकते हो। तो टाइप्स में क्या आएगा फिर, सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड में क्या आएगा फिर, ये सिमिलर सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देन नेक्स्ट थर्ड देखना, ये सिमिलर सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम, यहाँ पे आएगा वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देन नेक्स्ट लास्ट देखना है, salt derived from weak acid and salt derived from weak acid and weak base। तो यहाँ पे आपको ये 4 जो टाइप्स है सॉल्ट्स के, वो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आपको एक्सप्लेन करने होंगे। उसी को हम हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 58 पे दिखेगा। वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन करके दिया है, उसको लिख लेना और वो कंसेप्ट समझ लेना, सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट का। नेक्स्ट चलते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। बहुत सिंपल सा मीनिंग है इसका, जो वाटर मॉलिक्यूल है आपका उसके एबिलिटी देखने वाले हम। द एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इस एसिड भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक नेचर।
ठीक है। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर का मीनिंग क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी एक एबिलिटी होती है, वो एसिड भी आ सकता है और बेस भी आ सकता है। तो ये हो गया एम्फोटेरिक नेचर का क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके थर्ड लेसन का आयोनिक इक्विलिब्रिया का। उसमें देखेंगे हम डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन देना है, डिफरेंस बिटवीन करना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखोगे, उसमें आएगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखोगे, वीक एसिड वीक बेस। और ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ये कंप्लीटली आपका डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वो फुल्ली कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, डिसॉल्व हो गया। एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, वो पार्शियली होता है। यहाँ पे आएंगे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक में आएंगे आपके वीक एसिड वीक बेस। तो ये हो गए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर थर्ड लेसन, दैट इज योर आयोनिक इक्विलिब्रिया। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना भाई, ठीक है। अभी तक आपकी कुछ स्टडी भी नहीं होगी, अगर आपने सिर्फ इसी क्वेश्चंस के ऊपर भी फोकस किया तो भी चलेगा। एंड मेन पार्ट है आपका न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन बैंक से करने आपको बार बार बता रही हूँ, उसको इग्नोर मत करना, वो न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लेना क्वेश्चन बैंक में से, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं रोकेगा अच्छे मार्क्स लाने से, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड लेसन। देन नेक्स्ट देखते हैं अभी हम फोर्थ लेसन के बारे में। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं हमें चैप्टर नंबर 4 के, जो है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। आएंगे भाई, करके जाओ, ये क्वेश्चंस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज है हमारे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव का मीनिंग क्या होता है, लाइक एक्सटेंसिव मतलब होता है आपका द प्रॉपर्टी विच डिपेंडेबल ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। एंड इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, ये होती है आपकी डिपेंडेबल, ये होती है आपकी इनडिपेंडेबल, ठीक है। इंटेंसिव जो इंडिपेंडेबल होती है, क्योंकि उसमें क्या है भाई, आई, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो, आई, ठीक है। इंडिपेंडेबल है, इंटेंसिव इंडिपेंडेबल है अमाउंट ऑफ मैटर पे। तो ये हो गई आपकी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके ऊपर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक आपको क्लासीफाई करना होगा, कुछ प्रॉपर्टी दी होंगी और उनमें से आपको क्लासीफाई करना होगा कि ये प्रॉपर्टी आपके एक्सटेंसिव में आएगी या इंटेंसिव में आएगी, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो आ सकता है, टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की कुछ प्रोसेस है और उस पर क्वेश्चन आता है भाई। डेफिनेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आपके प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की, लाइक उसमें आएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें आएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है इसमें जो थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस है वो है आपकी आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोबेरिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट है आइडियाबेटिक प्रोसेस एंड नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये है आपके थर्मोडायनामिक की प्रोसेस जो आपने लास्ट देखी, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके ऊपर और एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है फीचर्स का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आईएमपी वाला क्वेश्चन है, रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर आता है, द फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो प्रीवियस एग्जाम थी उसमें आ गया है, तो उस पर भी फोकस करना कि जो फीचर्स होंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के वो करके जाना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, पीवी वर्क का जो एक्सप्रेशन होता है वो देखते हैं अभी कैसा होता है। लाइक पीवी का अगर हम एक्सप्रेशन देखें तो उसके ऊपर ही जाना, लाइक पीवी है, यहाँ पे पीवी है, मतलब उसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम तो होगा ही। फिर कैसे लिखोगे आप, ये है आपका वर्क विच इज इक्वल टू दी पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर मिल रहा है, ये है आपका एक्सटर्नल प्रेशर इनटू ये आ गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक भी फॉलो करते चलना, क्वेश्चन बैंक जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स थी उसको फॉलो करते चलना, ठीक है। और ये जो आने वाली क्वेश्चन बैंक होगी उसको भी फॉलो करना, लेकिन इसके पहले जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक्स थे उसको फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि आपको वहाँ से
अंदाज़ा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने लिख के रखते हैं ये तो करके ही जाना भाई, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन ये हो गया हमारा प्रेशर वॉल्यूम का इक्वेशन, ऐसा कुछ आपको रिलेशन मिलता है तो उसको आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि रिलेशन कैसे आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन कैसे होता है, लाइक ये जो हम देखेंगे लाइक दिस, ये ऐसा इक्वेशन होता है उसका कुछ, वर्क विच इज इक्वल टू दी -303 nRT log P1 अपॉन P2, ऐसा कुछ आपको इक्वेशन मिलता है मैक्सिमम वर्क में। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पूरा करके जाना भाई। एक्सप्रेशन ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट जो बार बार आता है ऐसा क्वेश्चन है वो, मैक्सिमम वर्क का एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। क्वेश्चन में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो अलग अलग प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक्स की, लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हम देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होगा, आइसोबेरिक के साथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या होगा, आइसोकोरिक के साथ क्या होगा, आइसोबेरिक के साथ, आइसोथर्मल के साथ, आइडियाबेटिक के साथ, तो इसके साथ उनके जो इक्वेशन है वो देखना है हमें, तो वो आएगा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शंस। अभी इनके बीच का रिलेशन देखना है हमें कैसा है, लाइक दिस, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता है आपको, डेल्टा यू, देन डेल्टा यू एंड होता है प्लस एन डेल्टा एन जी आर टी, ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर अ केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं हम एंथैल्पी के बारे में, एंथैल्पी की डेफिनेशन करके जाना भाई। एंथैल्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन करके जाना। एंथैल्पी का मतलब क्या है वो उसकी डेफिनेशंस करके जाना भाई। एंथैल्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बार पूछा जाता है एंथैल्पी का टॉपिक, उसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, उसको पूरा करके जाना। नेक्स्ट है स्टेट हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेस लॉ लिखना है हमें, लाइक एंथैल्पी अगर हम देखें तो एंथैल्पी को हम इंडिकेट करते हैं सिंबल एच से। ठीक है, एच उसका सिंबल हम इंडिकेट करते हैं, एच आता है उसमें, लाइक उसका फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एच विच इज इक्वल टू दी यू प्लस पी वी, ऐसा कुछ उसका फॉर्मूला आएगा एंथैल्पी का। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, उसको इग्नोर मत करना, उसको करके ही जाना। नेक्स्ट स्टेट हेस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेस लॉ भी बहुत अच्छी तरह से आपको पेज नंबर 80 पे दिखेगा, पेज नंबर 80 पे बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिया है, वो करके जाना। हेस लॉ भी पूछा जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट एंट्रोपी के बारे में देखते हैं। एंट्रोपी भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंट्रोपी का उसकी डेफिनेशंस, एटलीस्ट डेफिनेशन तो कर लो भाई, क्योंकि डेफिनेशंस भी अगर आप पढ़ लोगे ना, इन टॉपिक्स की डेफिनेशन भी कर लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके एग्जाम में। एंट्रोपी की डेफिनेशन कर लो। देन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हर साल इनमें से कोई डेफिनेशन पूछी जाती है, लाइक एंथैल्पी कंबशन, एंथैल्पी सब्लिमेशन, देन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देन नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी, नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। तो इनके ऊपर डेफिनेशंस आते हैं, वो डेफिनेशंस करके जाना, एटलीस्ट डेफिनेशन तो कर लो भाई, बहुत ईजी जाएंगे फिर। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर नंबर 4 के थे, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमने फिजिकल के जो आपके फर्स्ट 4 लेसन्स थे उनके हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए, ताकि आपको प्रीलिम के लिए आपके जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होगी उसके लिए आपको ईजियर जाएगा इसका स्टडी करना। तो ये क्वेश्चंस फॉलो अप करना ईजियर जाएगा। एंड एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्वेश्चन बैंक्स फॉलो करना है, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से, तो उसको फॉलो करते चलना भाई, और सैम्पल पेपर को भी फॉलो करते चलना। और जो अलग अलग है आपके जो अपेक्षित वगैरह होते हैं उनमें से भी कोई न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा भाई, फिर आपका ही फायदा होगा। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द चैप्टर नंबर 4 ऑफ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ तक हमने 4 चैप्टर्स देख लिए आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अभी आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे। ठीक है।